बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलूं, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए। अब कहां से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद दूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे, शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी। फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीन बंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियाँ, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई। वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी।
तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई, उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबके चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने न पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो। राघव एक चाकू लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटुक को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था। राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे। उनकी जीवन अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुंचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं।
अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है। हाय दया, राशि, तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की, उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है। और दुखी मन से गांव की एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोली से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और यह जादुई है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है। यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुप कर देखने लगती है। वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। बाबा, ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल की दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पायल, ऐसे हाथ क्यों रही हो? ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है। उन जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।